गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है +2 अकाउंट्स फर्स्ट चैप्टर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है। टॉपिक का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे पहले आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे वाली वीडियो के अंदर। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है ये बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसलिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर अगर हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती है, अगर हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे सरप्लस बोलते हैं। लेकिन अगर इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर होती है, इट मीन्स कि अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो तो हम उसे डेफिसिट बोलते हैं। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट, डेफिसिट यानी कि घाटा, लॉस। क्लियर। और आपको बता दूं कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होता था आप वहाँ नीचे बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करते हैं, उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो सरप्लस आएगा वो कैपिटल फंड में प्लस होगा। ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल नहीं होता बल्कि कैपिटल फंड होता है। क्लियर। तो यहाँ एक बात और क्लियर हो जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो नेचर होती है वो नॉमिनल अकाउंट की होती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप सब लोगों को पता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेचर भी नॉमिनल अकाउंट की होती है, जिसमें डेबिट साइड में आप सभी एक्सपेंसेस को दिखाते थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिखाते थे आप इस तरीके से। उसी तरीके से हम डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी क्या दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे, इनकम को दिखाएंगे। खास बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 साल के लिए तैयार किया जाता था, उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपका 1 साल के लिए ही तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने केवल 1 साल के एक्सपेंडिचर और इनकम को ही लिखना है। क्लियर। अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो आपको प्लस करना है, यानी कि आप सर्विस ले चुके हैं और एक्सपेंडिचर पे नहीं किया है, और या अगर आपने कोई एडवांस पे किया है तो उसे आप माइनस करके लिखते हैं, जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आज थ्योरी का ही लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। आइए देखते हैं। कहते हैं इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी, यानी कि प्रॉफिट ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है जो कि प्रॉफिट कमाने का काम करती है। एंटिटी का मतलब ऐसा बिजनेस, एंड इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन द वेदर द करंट इनकम आर इन एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो इसलिए तैयार किया जाता है यह जानने के लिए कि हमारी करंट इनकम क्या हमारे करंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है या कम है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, करंट इनकम यानी कि 1 साल की इनकम और करंट एक्सपेंडिचर यानी कि 1 साल का एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें जिस साल के लिए हम लोग तैयार करते हैं उसी साल के लिए ही इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखा जाता है। इन अदर वर्ड्स इट रिवेल्स यानी कि इट शोज द सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। अगर अन्य शब्दों में कहूँ, इट रिवेल्स ये शो करता है द सरप्लस प्लस और डेफिसिट नुकसान को अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, एक संस्था की एक्टिविटी से ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच ए ट्रेडिंग एंड ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है जैसा कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में करते थे। हैंस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ ए रेवेन्यू नेचर are recorded on its debit side, while all income and gains of revenue nature on its credit side। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड में शो किया जाता है और सभी इनकम को और रेवेन्यू को क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस और डेफिसिट। एंड प्रोडक्ट का मतलब जो लास्ट में इसका सॉल्यूशन आएगा, अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, इट मीन्स अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आपके डेबिट बैलेंस से ज़्यादा है तो सरप्लस होगा, और अगर आपका डेबिट बैलेंस आपके क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है
तो डेफिसिट होगा। क्लियर। इफ क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सीड द डेबिट इट इज नोन एज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इट मीन्स वो सरप्लस है। एंड ऑन द कंट्रेरी, अगर इसके अगेंस्ट बात करें, ये द डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट, अगर डेबिट साइड क्रेडिट से ज़्यादा है, इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर। फिर बोलता है स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कुछ विशेषताएं हैं। नेचर ऑफ अकाउंट हम पहले ही जान चुके हैं कि नॉमिनल अकाउंट है। इट इज नॉमिनल अकाउंट एंड हेंस द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयर इट। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट, ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। केवल रिवेन्यू नेचर, सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें केवल रिवेन्यू नेचर की आइटम्स का ही रिकॉर्ड रखा जाता है, कैपिटल नेचर की आइटम्स का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। आर आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग इट। जब इसको तैयार करते हैं तो कैपिटल नेचर की आइटम को इग्नोर किया जाता है। कैपिटल नेचर यानी कि अगर आप किसी एसेट को परचेज करते हैं, किसी मशीनरी को परचेज करते हैं या आपने कोई लोन लिया है, तो इस तरीके के आइटम को नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। आपने केवल रिवेन्यू नेचर, जो कि बार बार होने वाली आइटम्स होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन इट। अगर किसी फर्नीचर को आपने बेचा है और बेच करके जो पैसे आए हैं वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये तो कैपिटल नेचर का है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसको बेचने पर जो प्रॉफिट या नुकसान होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हम जरूर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बट द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन इट। लेकिन जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका जरूर रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्लियर। दो बातें फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले इसकी नेचर नॉमिनल अकाउंट की होती है और दूसरा, इसमें रिवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड रखा जाता है, कैपिटल नेचर के आइटम का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। फिर बोलता है ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक का रिकॉर्ड इन इट। यहाँ पर किसी भी तरीके का ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ठीक है। जैसा कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो रिसिप्ट साइड में स्टार्टिंग बैलेंस होता था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो क्लोजिंग में होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एडजस्टमेंट। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। एज सच ऑल एडजस्टमेंट relating to the current year such as depreciation, outstanding expense, prepaid expense, earned income, earn का मतलब जो कमा लिए लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किए, are taken into consideration while preparing the income and expenditure account। मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह तैयार किया जाएगा। और अगर किसी तरह का एडजस्टमेंट रह जाता है, लाइक कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, ये सभी रिवेन्यू नेचर के होते हैं क्योंकि हर साल ये होते हैं। ठीक है। तो इन सब का हमें एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन करने के बाद आपको एक बार फिर से ही रिपीट करके बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड कहता है कि इसके अंदर केवल करंट पीरियड की ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। इट एक्सक्लूड्स all items of income and expenditure which do not pertain to the current period। कहता है कि इसके अंदर अगर करंट ईयर का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। एक्सक्लूड का मतलब उसको निकाल दिया जाता है, उसको नहीं लिखा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स आर एक्सक्लूडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। इसलिए सभी आइटम जो कि प्रीवियस ईयर की है या फ्यूचर अपकमिंग ईयर की है, उनका यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। पर्पस, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट रिवेल्स यानी कि शोज सरप्लस और डेफिसिट। इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट इट शोज, रिवेल्स का मतलब शोज सरप्लस। एंड ऑन द अदर हैंड इफ द डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, इट मीन्स कि अगर एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज इज ग्रेटर देन इनकम एंड प्रॉफिट then it will shows deficit। clear। the surplus is added to the capital fund, जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा। and the deficit is deducted from it, और जो नुकसान होगा उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर।
तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ठीक है, एक बार इन दोनों का जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, जो कि अभी तक आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ा है। नेचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की नेचर, इट इज़ ए समरी ऑफ द कैश बुक, और आपको पता है कि ये एक रियल अकाउंट होता है, और इट इज़ लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। ये कैश बुक की तरह होता है, इसलिए ये रियल अकाउंट होता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, और इसकी नेचर सेम नॉमिनल अकाउंट ही होती है। साइड्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट, डेबिट साइड में रिसिप्ट आती है, क्रेडिट साइड में पेमेंट आती है। और हम आपको बता दें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलरेडी गिवन होगा, और इसकी हेल्प से आपको ये क्या करना होगा, तैयार करना होगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, आपको पता है एक रियल अकाउंट है और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस, इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन रिसिप्ट एंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक दोनों ही होता है। आपको मालूम है कि ये आपको डेबिट साइड में मिलता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज द क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एट बैंक, और रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको क्या दिखाता है, क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस को दिखाता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट्स इंडिकेट्स आइदर एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। ये भी आपने देख लिया कि सभी आइटम्स को एडजस्ट कर लेने के बाद जो आपका अगर क्रेडिट साइड डेबिट से ज़्यादा है तो इनकम होगा, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट से ज़्यादा है तो डेफिसिट होगा। ठीक है। नेचर ऑफ आइटम्स, इट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट बोथ ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपका कैपिटल नेचर की भी सभी आइटम आती है और रिवेन्यू नेचर की भी आती हैं। मैंने अभी भी बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल आपको रिवेन्यू नेचर की आइटम ही मिलती है, करंट ईयर की आइटम्स को ही लिया जाता है, बाकी सबको इग्नोर करते हैं। पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे रिलेट टू करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। इस अकाउंट के अंदर हम लोग हर साल की इनकम, चाहे वो करंट ईयर है, चाहे वो प्रीवियस ईयर है, और चाहे वो फ्यूचर ईयर या नेक्स्ट ईयर बोलते हैं, तीनों ईयर में से किसी की है, सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर और इनकम का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको ये पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केवल कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। अगर कैश आएगा तो रिकॉर्ड होगा, कैश जाएगा तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन ठीक है एडजस्टमेंट यहाँ किसी प्रकार की नहीं होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इट इज नेसेसरी टू कंसीडर एडजस्टमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग इट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका एक्रूअल बेसिस पर तैयार किया जाता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है चाहे इनकम रिसीव हो या ना हो, लेकिन अगर उसका ट्रांजैक्शन किया जा चुका है तो हम उसको रिकॉर्ड रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने रेंट पे नहीं किया है, लेकिन आप 1 साल रेंट का पूरा यूज़ कर चुके हैं, बिल्डिंग का यूज़ कर चुके हैं, रेंट दिया नहीं है। आपने किसी आदमी से सर्विस ले ली, वेजेस ले ली, ठीक है, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया तो वो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएंगी। तो एक्रूअल बेसिस के ऊपर काम करता है। इनकम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, बट सर्विस इज ट्रांसफर्ड देन इट विल बी रिकॉर्डेड। क्लियर। बैलेंस शीट, it need not necessarily be accompanied by a balance sheet because all revenue as well as capital items are included in it। हमारे को यहाँ बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस शीट मस्ट accompany this account because it includes only revenue items whereas the balance sheet contains the remaining balance। यहाँ हमारे को बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, जहाँ बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। इसका कारण क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपके पास रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की सभी आइटम्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल आपके पास रिवेन्यू नेचर की आइटम आती है, कैपिटल नेचर की नहीं आती है। तो इसलिए हमें कैपिटल नेचर की आइटम को जानने के लिए बैलेंस शीट को तैयार करना पड़ता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस रह जाता है वो अगले साल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक बैलेंस होता है, वो अगले साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैंक बैलेंस और ओपनिंग कैश बैलेंस बन जाता है। ठीक है। लेकिन आप इसको दिखाते कहाँ हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हो क्लोजिंग बैलेंस को,
लेकिन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका या तो जैसे मैंने अभी बताया सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। अगर सरप्लस होगा तो उसे कैपिटल फंड में प्लस होगा, और अगर लॉस होगा यानी कि डेफिसिट होगा तो उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? ये है इन दोनों का मेजर डिफरेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आपने +1 में पढ़ी है, सेम वैसी ही बैलेंस शीट है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए, आपको बैलेंस शीट को बताने से पहले मैंने जो आपको अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके बताया है, ठीक है, जिसके बारे में बताया, पहले एक इलस्ट्रेशन उसके बारे में करवा देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 को देख सकते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लियर कह रहा है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिया हुआ है ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब। ये एक क्रिकेट क्लब है, अभी मैंने बताया था क्लब हो गया, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सभी हमारे क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और हमें इन्हीं के अकाउंट तैयार करने हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दे रखा होगा, और इसकी मदद से आपको क्या तैयार करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट इस इलस्ट्रेशन में तैयार नहीं करनी है। ये सभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आएंगे, जहाँ पर आपको सबको तैयार करना है। पहले हमें एक एक चीज़ को तैयार करना है, सभी एडजस्टमेंट को सिखाया जाएगा पहले आपको, जैसे पिछले साल आपको फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट को सिखाया था, उसी तरीके से यहाँ आपको एडजस्टमेंट को सिखाया जाएगा। फिर आप रिकॉर्ड करना सीखेंगे, और बाद में 17 क्वेश्चन के बाद आप एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब। आपको गोल्डन क्रिकेट क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिखा रखा है, जिसमें आपको डेबिट साइड रिसिप्ट होगी और क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट होगी। न्यू दिल्ली का है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो इसका ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को, यानी कि ये अपने जो अकाउंट तैयार करता है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के, इसको ये अकाउंट तैयार करने हैं। ठीक है, तो इन अकाउंट्स को तैयार करने के लिए हमारे पास ये डाटा इसका सारा गिवन है। आगे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो बैलेंस ओपनिंग होता है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से इन दोनों ट्रांजैक्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये हम इग्नोर करेंगे। पहले रिसिप्ट साइड दिखा रहा हूँ, तो रिसिप्ट साइड की एक और ख़ास बात है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी ये सभी की सभी इनकम साइड में जाएंगी, और जितनी भी पेमेंट की ट्रांजैक्शन होंगी ये सभी की सभी एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगी। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जितनी भी रिसिप्ट है ये आपकी क्रेडिट साइड में जाएगी, और ये सभी आपकी कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में जाएंगी। जो ट्रांजैक्शन इग्नोर करने की है हम उनको इग्नोर करते हुए चलेंगे। क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, नोट करते हुए चलना। ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश एट बैंक को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। इसी तरीके से क्लोजिंग कैश इन हैंड और क्लोजिंग कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर की इनकम को और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ, एक एक बात समझाता हुआ चलूंगा, आराम से पढ़े। देखिए, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। सब्सक्रिप्शन, पहले आप हर आइटम को ये पहचानिए कि आइटम होती कौन सी है, फिर हम बाद में करेंगे। सब्सक्रिप्शन आपको बता दो रिवेन्यू नेचर की होती है, क्योंकि ये हमें हर साल मिलती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सभी रिवेन्यू नेचर की आइटम्स का ही रिकॉर्ड करते हैं जो हमें बार बार मिलती है। ठीक है, हमारा जो करंट ईयर है वो अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 है, यानी कि 2018-19। ठीक है, तो 2019 वाली ट्रांजैक्शंस को हम लेंगे और बाकी सभी सब्सक्रिप्शन को छोड़ देंगे। 2017-18 ये आपका इनकम पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। 2018-19 जी हाँ, ये मेरा करंट ईयर का इनकम है।
तो मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा। आप देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ। और 2019-20 को मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, एडवांस आया हुआ है। देखिए सब्सक्रिप्शन को इसने दिखाया हुआ है क्वेश्चन में, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको 2,25,000 रुपये। यहाँ हमारे पास 2,25,000 रुपये ही था, जबकि तीनों सालों का हमें गिवन है, लेकिन हमें तो केवल करंट ईयर का लिखना है, बाकी सभी सालों का क्या कर देंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे। ओके। डोनेशन के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि डोनेशन क्या होता है, थोड़ा सा बताता हूँ फिर एक बार। अगर अकेला डोनेशन लिखा होता, और मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, अगर सिंपल डोनेशन लिखा होता तो मैं इसे रिवेन्यू नेचर का मानता, लेकिन डोनेशन के साथ इसने एक वर्ड लिख दिया स्पेशल फॉर बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के लिए हमें पैसा मिला है, तो ये हमारा इनकम नहीं हुआ, बल्कि ये हमारी एक तरीके की लायबिलिटी बन गई। ठीक है, हमें बिल्डिंग के ऊपर ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये एक कैपिटल नेचर की आइटम है। ओके, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट फी जब तक क्वेश्चन में क्लियर गिवन ना हो इंटरेस्ट फी का क्या काम है, तो हम इसे हमेशा रिवेन्यू नेचर का मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आएगी इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ में एक ही बार मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी कैपिटल नेचर की आइटम है, क्योंकि ये हमारी एक प्रकार की लायबिलिटी बन जाती है। जो मेंबर होते हैं वो लाइफ में एक ही बार पे करते हैं, उसे लाइफ मेंबरशिप फी बोलते हैं। ये बार बार पे नहीं करते हैं, इसलिए एक लायबिलिटी बन जाती है। इंटरेस्ट रिसीव किया है तो बार बार मिलेगा, ये तो रिवेन्यू नेचर की आइटम है, आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है लोकर का रेंट, लोकर का किराया। ठीक है, ये गोल्डन क्रिकेट क्लब को तैयार कर रहा है, तो लोकर का रेंट ये भी हमारी एक रिवेन्यू नेचर की इनकम है, हमें हर साल या हर महीने मिलती है। तो किराया है तो किराया हर साल मिलेंगे, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। ये आपकी रिसिप्ट साइड पूरी हो गई है, इसमें से और कोई आइटम यहाँ यूज़ नहीं होगी। अब हम पेमेंट साइड में चल रहे हैं। पेमेंट साइड में केवल उन्हीं आइटम्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा जो कि रिवेन्यू नेचर का होगा। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का काम हम हर महीने हर हफ्ते करवाते हैं, तो रिवेन्यू नेचर का आइटम है। डेबिट साइड में लिखेंगे एक्सपेंस है। लाइटिंग का खर्चा हर महीने आता है, आएगा। रेट्स एंड टैक्सेस ये पे करना पड़ता है हमारे को, नॉर्मल खर्चा है, रिवेन्यू नेचर का है, आएगा। ये सभी रिवेन्यू के हैं। टेलीफोन चार्ज रिवेन्यू नेचर का है, बार बार पे करना पड़ता है। पोस्टेज एंड कोरियर हर महीने का हर हफ्ते का होता है। वेजेज एंड सैलरीज हमारे को हर महीने पे करनी पड़ती है। इंश्योरेंस हर साल करना पड़ता है, तो रिवेन्यू नेचर का आइटम है। परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने एक नॉन करंट एसेट को परचेज किया है, देखो देखते ही पहचान जाएंगे आप, नॉन करंट एसेट को परचेज किया है यानी कि कैपिटल नेचर का है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। और ये सब आइटम्स हमारी कहाँ आएंगी, जो हमने लिखी हैं ये डेबिट साइड में आएंगी। क्लियर, इन दोनों का डिफरेंस किया, डिफरेंस करने पर ये पता लगा कि जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से ज़्यादा है। हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, डेबिट का अलग टोटल कर लेंगे अलग पेज पे, फिर देखेंगे दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो हमारा सरप्लस हो जाएगा, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये हमारा सरप्लस आ गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब मैं एक बार आपको वर्किंग नोट पढ़ के बता देता हूँ। हालांकि सभी आइटमों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक बार फिर भी वर्किंग नोट रीड करते हैं। ओनली द सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर 2018-19 आर रिटन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया केवल करंट ईयर का लिखा जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, फॉर एग्जाम्पल डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज नॉट रिटन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज रिकॉर्डेड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जैसा कि अभी बताया कि अगर खाली डोनेशन होता तो मैं इसको यहाँ क्रेडिट साइड में शो करता, लेकिन जब बिल्डिंग आ गया तो एक तरह की लायबिलिटी हो गई है। लाइफ मेंबरशिप फी इज आल्सो रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइफ मेंबरशिप फी ये आपको बता दी थी कि ये लाइफ में एक ही बार पे की जाती है। इनकी डिटेल्स अभी आपको समझाएंगे भी सी आगे। ऑल द एसेट्स फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सभी एसेट्स को जो कि नॉन करंट एसेट होती है, ये कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट होता है, ये सभी एसेट में जाता है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, बैलेंस शीट पर चलने से पहले मैं आपको एक बार
कुछ ट्रांजेक्शन्स और बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए। कुछ आइटम्स के बारे में बता रहा है ये, सम इम्पोर्टेंट आइटम्स, इनको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। रिलेटिंग टू नॉट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ आइटम्स जो कि नॉट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की हैं, जिनमें सबसे पहले क्या आता है आपका सब्सक्रिप्शन। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए नॉट प्रॉफिट एंटिटी। सब्सक्रिप्शन एनपीओ की सबसे मेन इनकम सोर्स है। इट विल बी अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी भी आपने देखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो इन्होंने बना के दिखा रखा है उसके डेबिट साइड में आता है, ठीक है, क्योंकि एक इनकम होती है। एंड आउट ऑफ इट द सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू करंट ईयर विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो इनमें से करंट ईयर की होती है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तैयार करते हैं, क्योंकि जो पीछे क्वेश्चन है वो ऐसे ही हमारे को बोर्ड में गिवन होगा और उसकी मदद से हमारे को ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं मैंने केवल 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 में से केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चूज़ किया है और बाकी इग्नोर कर दिया है, ठीक है। फिर आता है आपका लाइफ मेंबरशिप फी, जो कि लाइफ में एक ही बार पे किया जाता है, ठीक है। ये मैं आगे लिख भी देता हूँ, ये रिवेन्यू नेचर का है और लाइफ मेंबरशिप फी आपका कैपिटल नेचर का है। इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ, सम मेंबर मे पे द फी इन लमसम। हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर लाइफ टाइम बनने के लिए कुछ फी को लमसम इकट्ठा पे करना पड़ता है, वंस इन देयर लाइफ टाइम, लाइफ में एक ही बार, तो वो एक कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट बन जाता है क्योंकि बार बार नहीं मिलता है। इट इज ए रिसिप्ट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, इट मीन्स इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट सिंस द मेंबर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस एनुअली, क्योंकि ये हर साल पे नहीं किया जाता। अगर हर साल पे करता तो रिवेन्यू नेचर का बन जाता, लेकिन ये एवरी ईयर पे नहीं किया जाता। इट मीन्स दैट इट इज ए कैपिटल नेचर ट्रीटमेंट, हेंस इट इज नॉट क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट एडिड टू द कैपिटल फंड और शोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड। इसलिए हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। और कैपिटल फंड में क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं दिखाएंगे और कैपिटल फंड में क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे या इसको बैलेंस शीट में अलग से दिखा देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस के अंदर। क्लियर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आएगा, ओके। फिर आपका आता है एंडोवेंट फंड। एंडोवेंट फंड देखिए, इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम ए बिक्वेस्ट और गिफ्ट। ये आपको गिफ्ट के रूप में जो इनकम मिलती है, द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, जिसका पैसा एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। दस इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए पैसा आता है, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। आपको गिफ्ट में कोई पैसा मिल गया, ठीक है, तो thus it is a capital receipt because it provides a permanent income to the institution. It should be shown on the liability side as separate item. इसको liability side में शो किया जाता है। नेक्स्ट बोलता है एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये एंट्रेंस फी एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा हम हमारे जो मतलब मेंबर्स होते हैं वो पे करते हैं। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा। सम पीपल फेवर कैपिटलाइजिंग द एंट्रेंस फी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज कलेक्टेड वंस फॉर ऑल एज सच इट इज नॉट फॉर द रिकरिंग नेचर। कहता है कि ये सभी से एक ही बार कलेक्ट किया जाता है। एडमिशन फी भी बोल देते हैं इसे हम लोग, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, तो ये एक ही बार लगती है, तो इसलिए हमारे को कैपिटल नेचर का मानना चाहिए। लेकिन नहीं, ये हमारा रिवेन्यू नेचर का मान के चलते हैं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई मेंबर जुड़ता रहता है, तो इसलिए ये रिवेन्यू नेचर का ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एंडोवेंट फंड आपका कैपिटल का होता है और ये रिवेन्यू नेचर का माना जाता है। बताता हूँ, इसने बता भी रखा होगा। हैवर देयर आर अदर्स who argue that though it is paid by each member only once, it is recorded fairly regularly every year and as such should be treated as revenue income। तो ये हमारे को हर साल मिलता है रेगुलरली एवरी ईयर, तो इसलिए इसको रिवेन्यू नेचर का मानना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आपके पास क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन ना हो, आप इसे रिवेन्यू नेचर का ही मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये कहा जाता है कि आपको कुछ अमाउंट कैपिटल नेचर का मानना है और कुछ अमाउंट रिवेन्यू नेचर का मानना है, या सारे का सारा कैपिटल नेचर का मानना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 आइटम जो कि बहुत जरूरी आइटम्स थी। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन
आपका रिवेन्यू नेचर का माना जाता है, जो कि मेंबर्स सब्सक्राइब करते हुए पे करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी लाइफ में एक ही बार पे की जाती है, तो कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट होता है। एंडोवेंट फंड एक ही बार पे किया जाता है, तो कैपिटल नेचर का होता है। और इंटरेस्ट फीस हमारे को हर साल मिलती है, तो ये आपका रिवेन्यू नेचर का होता है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, कहता है हाउ यू विल डील विद द इंटरेस्ट फी while preparing the final accounts of New Delhi Sports Club for the year ended 31st March 2017। कहता है जब आप न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब है, तो आपको पता है एक तरीके की एनजीओ है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है। कहते हैं कि आप इंटरेस्ट फीस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब आप 31 मार्च 2017 को क्या तैयार कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो उस समय इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए 4 अलग अलग केस बना के समझा रखे हैं, चारों समझा देता हूं मैं आपको। पहले कहता है केस नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इंटरेस्ट फी रिसीव्ड 1,20,000। इंटरेस्ट फी रिसीव हुई है 1,20,000 रुपये, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है। अभी भी मैंने आपको बताया जब इंटरेस्ट फीस के बारे में कुछ भी ना कह रखा हो तो आप उसे एक रिवेन्यू नेचर की आइटम मानेंगे और चुपचाप से आपकी इनकम मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि इसने लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट फी के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, डेबिट साइड आपके एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड आपकी इनकम, और आपका अमाउंट का कॉलम बना के दिखा दिया, और ये आपका क्या आ गया इंटरेस्ट फी। क्लियर। सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इंटरेस्ट फी रिसीव्ड 1,20,000। 2016-17 के अंदर 31 मार्च 17 है, तो हमारा 2016-17 ही बोलेंगे इसे हम। इंटरेस्ट फी रिसीव हुई है 1,20,000 रुपये। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द इंटरेस्ट फी एज रिवेन्यू रिसिप्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर ना बोलता तब भी हम उसे यही मानते। क्लब ने ये कहा है कि हम उसे रिवेन्यू नेचर का मानेंगे, तो बिल्कुल सेम आपका ट्रीटमेंट होगा केस नंबर 2 में भी। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार लगाएंगे और बाय इंटरेस्ट फी 1,20,000 क्रेडिट साइड में आप शो कर देंगे, जैसा कि आपने केस नंबर 1 में किया था। ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। क्लियर। अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। कहता है ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट फी रिसीव्ड 1,20,000, हमारे को 1,20,000 रुपये मिले हैं। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द इंटरेस्ट फी एज कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पर वो कैपिटल रिसिप्ट बोल रहा है। अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो आपको पता है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा और आपकी लायबिलिटी साइड में आएंगी। तो आप देख सकते हैं केस नंबर 3 के अंदर बैलेंस शीट तैयार कर रखी है, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 को एक स्पेसिफिक डेट को तैयार किया जाता है, इसलिए एज एट लिखते हैं हम लोग। कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट फी कर देंगे और टोटल अमाउंट यहाँ लिख दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लब की ये पॉलिसी है कि इंटरेस्ट फी को हमें कैपिटल नेचर का मानना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी नहीं लिखता तो हम रिवेन्यू नेचर का मानते। ठीक है। केस नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट फी रिसीव्ड 1,20,000 रुपये। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द इंटरेस्ट फी इज कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब ये है कि जितना आपको पैसा मिला है उसका 30% आपको कैपिटल नेचर का मानना है एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू नेचर। इट मीन्स दैट कि 1,20,000 का 30% हो गया 36,000। तो आप 36,000 को तो क्या मानेंगे कैपिटल नेचर का, और रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाएगा आपका 84,000 उसे आप मानेंगे रिवेन्यू नेचर का, और ये आपका क्या हो गया कैपिटल नेचर का। आप देख सकते हैं, तो जब रिवेन्यू नेचर का ट्रीट होगा तो उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा। तो 1,20,000 का 70% यानी कि 84,000 आपका इनकम नेचर का हो गया, और जो 30% बैलेंस आपका रह गया वो आपका 36,000 बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ये था आपका इंटरेस्ट फी का ट्रीटमेंट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके बारे में डोनेशन। देखिए डोनेशन के बारे में क्लियर है, जब भी डोनेशन के आगे कोई नाम आ जाता है जिसे हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं, तो आपकी एक तरह की लायबिलिटी बन जाती है। और अकेला जनरल डोनेशन लिखा हुआ है या खाली डोनेशन लिखा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि आपका रिवेन्यू नेचर का है। एक और ख़ास बात, अगर आपकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की या रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट में जो ट्रांजैक्शन दी हुई है अगर वो थोड़े अमाउंट की है, छोटे अमाउंट की, और डोनेशन आपका बड़े अमाउंट का आ जाता है, तब भी हम उसे स्पेसिफिक डोनेशन मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को देख के चलना होता है। ठीक है, हालांकि ऐसा कम ही होता है। तो स्पेसिफिक डोनेशन एक लायबिलिटी हो जाती है और जनरल डोनेशन एक तरीके का इनकम हो जाता है। व्हेन डोनेशन रिसीव्ड इज टू यूटिलाइज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग ए स्विमिंग पूल, बिल्डिंग को बनाना है, स्विमिंग पूल को बनाना है, तो ये सभी कैपिटल नेचर के हैं और हम इसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे।
और जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच द डोनर, यानी कि डोनर पैसा देने वाला, डज नॉट स्पेसिफाई द पर्पज फॉर विच द डोनेशन हैज टू बी यूज। जब वो दान करता है तो ये बताता नहीं है कि आपने किस काम के लिए बनाना है, तो इट इज ट्रीटेड एज एन इनकम एंड इज क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जैसे कई बार गांव में चंदा देते हैं कि ये चंदा मैं मंदिर बनाने के लिए दे रहा हूँ, तो वो एक स्पेसिफिक डोनेशन है। खाली चंदा दिया आपने, जैसे अभी ये कोविड-19 में चंदा दे रहे हैं, तो वो किसी भी पर्पज के लिए यूज कर लेंगे ये लोग, लेकिन ये स्पेसिफिक डोनेशन है जो एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया जाएगा, तो एक लायबिलिटी बन जाती है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। और जो जनरल डोनेशन होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीगेसी। लीगेसी क्या होता है? जब कोई आदमी मर जाता है ना, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार पैसा दे जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रकार की क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो ये एक कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट होता है इसका। कहता है स्पेसिफिक डोनेशन भी कैपिटल नेचर का होता है और जनरल डोनेशन रिवेन्यू नेचर का होता है। देखिएगा, कहता है इट इज द अमाउंट विच ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्स एज पर द विल ऑफ ए डिसीज पर्सन। मरने वाले की इच्छा पर कई बार हमारे को पैसा मिलता है। इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में शो होता है। दिस अमाउंट इज नॉट ए रिकरिंग नेचर, ये हमारे को बार बार नहीं मिलता है। एंड एज सच इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड शोज ऑन द लायबिलिटी साइड। तो इसे हम कैपिटल नेचर का मानते हैं और लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट। ध्यान रखिए, आप किसी भी एसेट को सेल करते हैं तो ये आपका कैपिटल नेचर का आइटम होता है, लेकिन उस एसेट के बेचने पर जो आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, वो हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, फिर बोलते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। पुराने अखबारों को आप साल में कई बार, महीने भी बेच देते हैं, तो ये एक रिवेन्यू नेचर की आइटम होती है। इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। और स्पोर्ट्स मटेरियल जो पुराना हो जाता है वो भी हम बेकार हो जाता है। पुराने बैट हो गए, पुराने बॉल हो गए, हॉकी हो गई, ये सब बेकार हो गया, तो इनको हम बेच देते हैं और हम बार बार बेचते हैं महीने में, साल में। ठीक है, तो ये एक रिवेन्यू नेचर का आइटम होता है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब होता है कर्मचारियों की तनख्वाह एक तरीके से। ठीक है, जो हमारी संस्था के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं उनको ऑनरेरियम कहते हैं, और जो परमानेंट होते हैं उनको सैलरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रिवेन्यू नेचर का है और हमारे को बार बार पे करना पड़ता है। ये कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज थी जो कि आपको बतानी जरूरी थी। ठीक है, इन एंट्रीज को करने के बाद आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार सभी एंट्रीज को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू नेचर का, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर का, एंडोवेंट फंड कैपिटल नेचर का ट्रीट करके चलते हैं, एंट्रेंस फी रिवेन्यू नेचर की होती है, डोनेशन में स्पेसिफिक कैपिटल नेचर का और जनरल डोनेशन रिवेन्यू नेचर का, लीगेसी आपका कैपिटल नेचर का होता है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट किसी भी एसेट को बेचोगे तो कैपिटल नेचर का है, लेकिन उसके बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम रिवेन्यू नेचर का मानते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचते हो या पुराना स्पोर्ट्स का मटेरियल सेल करते हो तो रिवेन्यू नेचर का होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम रिवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ विशेष आइटम्स। अब आप क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो बेसिक थ्योरी का पार्ट था वो लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे और आगे वाले वीडियो के अंदर आपको मैं पहले बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा जो कि पेज नंबर 1.8 पर है, और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 7B तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का आप सॉल्व कर लीजिए।